हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 11 का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सेशन की क्लास ली थी, जिसके अंदर हमने चूज द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड की बात की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले दोस्तों, हम वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आईएमपी टाइप के इम्पोर्टेंट वाले, उनको आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब हमारा वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन का सेशन खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट टाइप की बात करेंगे, फिर लॉन्ग टाइप की। तो चलिए बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिश्यू विद टाइप्स। लेकिन दोस्तों मैं टिश्यू बात करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेल से इसको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये टिश्यू वगैरह ये बाकी समझ में आए, क्योंकि ये सेल से ही लिंक करते हैं टिश्यू वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिफाइन ऑफ सेल की, तो आपको पता है आपने क्लास 8 से लेकर के थोड़ी बहुत 9th में भी, फिर इसके बाद 11th में डिटेल से आप पढ़ते हो। तो जब आपने बेसिक पढ़ा होगा तो बेसिक की क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी एक सेल की, कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। जैसे आप देखा होगा इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, ब्रिक्स, ईंट। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो इसीलिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अब इसमें दो टर्म आएंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर और फंक्शनल की बात की गई, ये क्या है। ठीक है, इसमें जब आप इसे डिफाइन करते हो तो क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। अच्छा, प्लांट एनिमल बॉडी इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि प्लांट की जब बात करोगे तो प्लांट सेल, एनिमल की बात करोगे तो एनिमल सेल, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, ये बेसिक, बेसिक तो पता है कि फंडामेंटल, और यूनिट वो तो आपको आइडिया है ही। स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या है, देखिए आपको पता है कि स्ट्रक्चर का मतलब जिसका कोई शेप साइज हो, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका मॉर्फोलॉजिकल शेप हो। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जैसे मेरा मेरा मेरी जो बॉडी है ये आपको दिख रही होगी, इसलिए हम अपनी इस बॉडी को क्या बोल सकते हैं कि हमारी ये स्ट्रक्चरल बॉडी है। एक होता है फंक्शनल। अब अगर मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी क्या कर रही है, काम कर रही है, फंक्शनल है ना। मैं कोई काम करता हूँ, कोई वर्किंग करता हूँ, तो वो क्या है, एक तरीके से फंक्शनल है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि हमारी सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, मतलब उसका शेप साइज तो है ही, साथ ही साथ वो काम भी करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट कंसिस्ट, या इन विच कंसिस्ट, जो क्या क्या रखता हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से हमारा सेल भी रिस्पिरेशन करता है, सेल, क्योंकि सेल भी तो एक लिविंग है, तो सेल भी रिस्पिरेशन करता है। तो एक तो सेलुलर, अब सेल करता है इसलिए सेलुलर रिस्पिरेशन। तो एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेलुलर रिस्पिरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या बात की इसमें, रिस्पिरेशन के बाद मेटाबॉलिक। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसे भी तो मिनरल्स या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, डाइजेशन वगैरह करता है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस होनी चाहिए। तीसरा क्या बोला दोस्तों इसमें, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर बात करेंगे तो खाना खाने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसे बाहर तो करना पड़ेगा ना, तो उसको एक्सक्रीटर अपने बॉडी सेल्स के थ्रू क्या करते हैं उसे, जिनको हम पिनोसाइड बोलते हैं, है ना, उनके थ्रू ये क्या कर देते हैं, एक्सक्रीटिव वेस्ट को बाहर कर देते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ मिनरल्स। जो भी मिनरल्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सेल को फंक्शनल बनाते हैं, सेल को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देते हैं। तो उनको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा, मिनरल्स, तो वो मिनरल्स को भी सर्कुलेट करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, या कह सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक तो सर्कुलेशन भी होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपने खाना खाया तो आपकी ग्रोथ भी होगी बॉडी की, आप छोटे बच्चे रहेंगे, आप धीरे धीरे खाना पीना खाते खाते अब एज के साथ साथ धीरे धीरे आप बड़े हुए। इसी तरीके से हमारे सेल में भी डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ हुई, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट फ़र्क क्या है, ग्रोथ आपको शेप साइज में होगी, और डेवलपमेंट क्या है, ये ऑल ओवर ग्रोथ, हर तरीके से, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, तो वो होगा आपका क्या, ग्रोथ, सॉरी डेवलपमेंट होगा, राइट। इसके बाद क्या, एंड पार्टिसिपेट इनटू सेल डिवीजन। ठीक है ना, अगर कोई भी सेल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती, दैट मीन्स वो क्या है, वो एक सेल नहीं है, क्योंकि सेल को सेल डिवीजन पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी तो अपनी नंबर मल्टीप्लाई कर पाएगा।
अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू अपनी अगली जनरेशन बढ़ा पाएगा। दैट मीन्स ये रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, क्लियर है। और एक तरीके से सेल साइकिल के साथ साथ उसकी डेथ भी होनी चाहिए। सेल साइकिल भी तो करे, सेल साइकिल का मतलब होता है कि बोर्न हो रहा है तो डेथ भी हो। तो कुछ ऐसी सेल हैं जो डेड होती तभी तो नई सेल बनती हैं, तो इसलिए इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इसको सेल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब सेल के टाइप्स, विथ टाइप की बात किया है तो टाइप को डिस्क्राइब तो नहीं किया, लेकिन टाइप्स की बात की है कि कौन कौन से टाइप्स है। तो देखिए टाइप्स भी अलग अलग बेसिस पर, ओरिजिन, साइज, शेप और नंबर्स, या इसे बॉडी डिजाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसकी बात करोगे आप ओरिजिन की, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल जो क्या हो, एंशियंट टाइम में हो। प्रो का मतलब बिफोर, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, जो सेल न्यूक्लियस आने से पहले आ गई है ना, विदाउट प्रिपरेशन के। तो वो अंडर डेवलपिंग है, अनडेवलप्ड है, तो वो सेल होती है प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल के लिए आप बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को ले सकते हो। दूसरा होती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक, यू मतलब आफ्टर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, वो सेल जो न्यूक्लियस के बाद आई, मतलब कि उनमें न्यूक्लियस आ चुका था। न्यूक्लियस चूंकि हेड है, वो बाकी सेल ऑर्गेनल्स को ऑर्गेनाइज करेगा, इसलिए इनको ध्यान रख सकते हैं क्या, कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल है वो डेवलप्ड सेल है। इसमें अच्छा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होगी या मल्टी सेलुलर, क्या यूकैरियोटिक यूनि होगा या मल्टी। तो देखिए प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो यूनि और मल्टी दोनों हो सकता है। देखिए जरूरी नहीं है कि मल्टी सेलुलर ही यूकैरियोटिक हो, क्योंकि यूनिसेलुलर भी बहुत सारे अगर डेवलप है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की बात की है, अगर वो डेवलप है तो यूकैरियोटिक सेल में आ सकते हैं, राइट। तो ये बात आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में अगर यूनिसेलुलर की बात करोगे तो अमीबा, मल्टी सेलुलर की बात करोगे तो प्लांट और एनिमल, ये तो आपको एग्जाम्पल गिना चुना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों साइज की बेसिस पर, तो हम इसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, या इसे माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे सेल, मैक्रो मतलब बड़े। माइक्रो में कौन सा आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम अगर आप देखेंगे तो कौन सा आता है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट सेल में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आता है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर सेल वॉल वगैरह नहीं है, ट्रिपल लेड सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है आपका मैक्रो में एग ऑस्ट्रिच या ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए ये ऑल ओवर है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो सबसे छोटा स्पर्म सेल है और सबसे बड़ा आपका नर्व सेल, लॉन्गेस्ट में, और लार्जेस्ट में ओवम सेल। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा साइज के बेसिस पर। एग्जाम्पल में भी, अच्छा एग्जाम्पल में भी हमने बता दी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, शेप के बेसिस पर। शेप के बेसिस पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फैट सेल है, नर्व सेल है, ये अलग अलग है, लेकिन मेजरली दो ही है। ठीक है, क्लियर है। प्लांट में जो भी सेल आएगी प्लांट सेल, एनिमल के अंदर आएगी जो एनिमल सेल। अब एनिमल के अंदर भी आप बात कर सकते हैं, फैट सेल हो गई, आपके नर्व सेल हो गई, है ना, ब्लड सेल हो गई। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के सेल है, तो ये बात कर सकते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल में जाइलम, फ्लोएम, ये आपको है ना, ट्रैकीड, वेसल्स, ये अलग अलग टाइप की आपको सेल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नंबर की बात करेंगे, तो नंबर के बेसिस पर दो, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक सेल वाले यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल वाले मल्टी सेलुलर। तो आई होप आपको सेल एंड सेल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा सेकंड दोस्तों, आपका सेल की बात क्या आता है आपका, टिश्यू। तो चूंकि हमारे जो रिवीजन में है, देखिए थोड़ा बेसिक बता ही देते हैं। दो से ज़्यादा सेल मिल करके, है ना, टू आर मोर देन टू सेल्स आर फॉर्म्ड टिश्यू दैट सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, इसको बोलते हैं टिश्यू। लेकिन चूंकि हमारे इसमें एनिमल टिश्यू पूछा है, तो एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज एनिमल टिश्यू विथ टाइप्स। तो हमने जैसा कि बोला कि दो से ज़्यादा सेल मिलेंगे तो क्या बनाएगा, टिश्यू। लेकिन क्या सारे दो से ज़्यादा सेल मिलकर बना ले तो वो टिश्यू हो सकता है, नहीं। वो सेल जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सेम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किडनी की सेल और लीवर की सेल आके मिल जाए और बोल दे कि टिश्यू बन गया, ऐसा नहीं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी और आपके ओरिजिन में भी सेम होनी चाहिए। अगर वो लीवर की सेल है तो लीवर की सेल होनी चाहिए, किडनी की है तो किडनी की होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, एक दूसरे से फंक्शन परफॉर्म करें, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे की हेल्प लेते हुए ये क्या करें, फंक्शन परफॉर्म करें। एक सेल दूसरे सेल की हेल्प लेकर के, उसको बोलते हैं क्या, टिश्यू। किस में पाई जाएगी, ग्रुप में। स्ट्रक्चर में भी सेम होनी चाहिए, फंक्शन में भी, ओरिजिन में। जैसे अगर मेरे बॉडी में स्किन से जो सेल बन रही है वो स्किन से ही ओरिजिनेट होनी चाहिए,
तो ये हो गया कैसा कि ये ओरिजिन में सेम है स्ट्रक्चर। अब अगर इसका शेप हेक्सागोनल है हमारे स्किन सेल का, तो इसका भी शेप कैसा होना चाहिए, जो ओरिजिनेट हो रही है डॉटर सेल, हेक्सागोनल होना चाहिए। तीसरा फंक्शन, अगर हमारी स्किन की सेल का काम है प्रोटेक्शन, आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, तो ये जो डॉटर सेल है इनकी वो भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए इन्वायरमेंट से। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है किसके अंदर, आपके एनिमल टिश्यू के अंदर। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है। प्लांट की बात तो कर नहीं रहे, एनिमल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल में आपको वैसे तो 3 मिलेगी मेजर, इपिथेलियम, कनेक्टिव, उसके अलावा आपका लास्ट में नर्व सेल। लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका स्केलेटल हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू हो गया, ये क्या है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे मेजरली 4 हैं, लेकिन आप देखोगे तो वैसे 6 दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसा भी आप समझना चाहो, अगर मेजर देखो तो इपिथेलियम, कनेक्टिव, उसके अलावा मस्कुलर और नर्व। बाकी ये वेस्कुलर और स्केलेटल किसके अंदर आ जाती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग बता रखे तो हम उसको भी नाम ध्यान रख लिए। तो इपिथेलियल है, कनेक्ट, स्केलेटल, मस्कुलर, वेस्कुलर, नर्वस। इपिथेलियल आपको पता है क्यूब टाइप की जो सेल होती है, रेक्टेंगल, क्यूब, ये अलग अलग टाइप की सेल है ना, ये इंटरनल पोर्शन पर पाई जाएंगी। कनेक्टिव वो सेल जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, जैसे ब्लड सेल, बोन सेल। ठीक है, स्केलेटल के अंदर बोन आ जाएगा, बोन, कार्टिलेज वगैरह ये सब आ जाएंगे। मस्कुलर की बात करेंगे तो मसल्स, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारी बॉडी के स्ट्रक्चर जो मस्कुलर है वो आ जाएंगी। वेस्कुलर में आर्टरी और वेन्स आ जाएगी। नर्व सेल में आपको न्यूरॉन सेल, ये तो आपको पता है। तो ये रहे आपके क्या, एनिमल्स है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल, हमने बात की तो सेल से रिलेटेड एक ऑर्गेनल्स दिया हुआ, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो सेल की अगर बात करेंगे, इस टर्म को दिया किसने था सेल मेम्ब्रेन को, एस जे सिंगर एंड जे एफ निकोलसन। ठीक है, क्लियर है। टिश्यू को किसने दिया था, तो जेबियर बिचेट ने दिया था। क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। सेल को किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने, ये तो इतना आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे किसकी, हम सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक ऑर्गेनल्स है। सेल के अंदर पाया जाने वाला क्या है, ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ ऑर्गेन लिख दिया हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्गेनल्स होगा ना, ऑर्गेनल। ठीक है, ऑर्गेनल, क्लियर है, सॉरी। Cell membrane is a organelle in which composed of lipid and protein that surround the cytoplasm of cell and central the passes of substances into the out of the cell। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल का सबसे पहले आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, एक ऑर्गेनल्स है। ठीक है, सेल का क्या ऑर्गेनल्स है जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, इन विच कंपोज्ड ऑफ, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बाई लेयर्ड लिपिड एंड मेम्ब्रेन है ना। 2 लेयर होते हैं, जैसे ये एक लेयर ये हो गया, दूसरी लेयर ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, दोनों। ऊपर वाला लेयर प्रोटीन का बना होता है और अंदर वाला लेयर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है, लिपिड का, फास्फोलिपिड जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिपो मेम्ब्रेन है, लिपिड और उसके क्या कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए लिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउटर मोस्ट सेल का कवरिंग है, एक ऑर्गेनल्स भी है, दैट कंपोज्ड, क्या क्या कंपोज करता है, जो दैट कंसिस्ट कंपोज लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है। सराउंडिंग, जिसके सराउंडिंग क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म, अंदर देखोगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, और सेंट्रल पासेस एंड प्रोटीन दैट surround the cytoplasm, that's central passes of substances in outside of the cell। आपको बीच में सेंट्रल में जो भी चीज़ें मिनरल्स के फॉर्मेट में है, अगर उसे दूसरे सेल में पास करना है तो वो किसके थ्रू पास करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन ही परमिट करेगा कि ये हमारा पार्टिकल्स मिनरल्स जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें जरूरत की ही मटीरियल्स को क्या करता है, पास करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम और नेक्स्ट बात करेंगे तो इसको फिल्टर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी पार्टिकल्स उनको फिल्टर करके पास करता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, व्हाट इज न्यूरॉन सेल विथ टाइप्स। ठीक है, अगर हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल की तो आपको पता है ये सब सेल के टाइप्स ही हैं, क्लियर है जितने भी बात कर रहे हैं। न्यूरॉन सेल की बात करेंगे तो नर्व सेल भी, जिस तरीके से हमारा सेल भी एक बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, इसी तरीके से नर्व सेल इज नर्व न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स आर द structural and function unit of the nervous system that conduct impulse या signal, that conduct nerve impulse या nerve signals, ठीक है ना, conduct या generate जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना, and transmission of information from different part of body। ठीक है, अगर आप बात करोगे नर्व सेल क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है, एक फंक्शनल, सही फंक्शन तो करेगा ही, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। स्ट्रक्चर क्योंकि एक से ज़्यादा सेल न्यूरॉन सेल मिलकर नर्वस सिस्टम बनाएंगे, तो एक तरह की स्ट्रक्चर और साथ साथ फंक्शन यूनिट है दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। आपके ब्रेन से जो भी सिग्नल्स है या बॉडी से जो भी सिग्नल है उसे कलेक्ट करके नर्व्स तक पहुंचाएगा, पहुंचाने का काम इसी का है, और जो भी उसका रिस्पॉन्ड होगा वो बॉडी तक भेजेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, न्यूरॉन सेल्स आर द न्यूरॉन्स या नर्व्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्व सेल्स, unit of the nervous system that generate conduct of nerve impulse oblique signal and transmission of information to different part of body। ठीक है, अब इसमें भी दो मेथड दिए हुए, टाइप्स की बात करेंगे 3 टाइप, वैसे मेजरली 2 है पर आप 3 मान सकते हो, एक है सेंसरी, एक है मोटर और एक है रिले। सेंसरी मतलब सेंस, हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन है, 5। कौन कौन से हैं आपके, टंग्स, आइस, स्किन, उसके अलावा हेयर। ठीक है, कितने, 5 हो गए। देखिए, आई, ईयर, स्किन, टंग्स, नोज, ये 5 हमारे क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, इन 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को बॉडी के थ्रू हम सेंस करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक, न्यूरॉन्स तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर प्रोसेसिंग करके उसे रिवर्स किया जाता है। तो जब सिग्नल्स को हमारी बॉडी से कहाँ पहुंचाया जाएगा, ब्रेन में, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, उसको हम एफरेंट बोलते हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। जब हमारी बॉडी से सिग्नल्स प्रोसेसिंग करके, रिसीव करके हमारी बॉडी में भेजा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, या उसे इफरेंट बोलते हैं। एक होता है रिले, जो दोनों में इंटरकनेक्शन बैठाने का काम करता है, कि सिग्नल आया, जो सिग्नल आया उससे ब्रेन तक, और जो सिग्नल ब्रेन से गया, इन दोनों के बीच में कनेक्शन उठाने का काम किसका, रिले न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो ये बात ध्यान, या प्रोसेसिंग का काम कह सकते हो। तो ये तीनों न्यूरॉन्स के टाइप्स आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। आपको पता होगा, बहुत इजी है ना। दिस टाइप लिविंग्स या न्यूट्रिशन, है ना, फॉर्म्ड फूड बाय सेल्फ, वो स्पीसीज जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन अनदर स्पीसीज, दैट इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में बहुत सारे आ जाएंगे, बैक्टीरिया, बहुत सारे समार बैक्टीरिया, बहुत सारे नहीं मतलब समार बैक्टीरिया जिनमें पिगमेंट्स हैं, प्लांट्स जो फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करके अपना खाना बनाते हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। एक्सेप्शनल केस में यूग्लिना का नाम भी आता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, तो इसमें क्या दिया, दीज लिविंग सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय सेल्फ। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद खाना बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑटोट्रोपिक लिविंग या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जैसे CO2 ऑर्गेनिक है, उसके अलावा H2O लेते हैं, इनऑर्गेनिक है ना, तो दोनों मटेरियल को मिला करके हम ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, जो कि हम प्लांट बॉडी के लिए या एनिमल बॉडी के लिए, प्लांट बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, फिर उसको हम खाते तो हमारे लिए भी न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल हमने बता दिया, प्लांट एंड सम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। यूग्लिना एक्सेप्शनल केस में आता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। बहुत सारे एल्गीज हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का नाम भी आता है ना, तो वो तो बैक्टीरिया में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक, इसी का उल्टा हो जाएगा हेट्रो। ठीक है ना, दीज लिविंग्स आर पिगमेंटलेस, इनमें पिगमेंट पाया नहीं जाता, और पिगमेंट नहीं पाया जाता तो ये क्या होता है, कैन नॉट फॉर्म फूड बाय सेल्फ। ठीक है ना, and they are depend upon another species। ठीक है ना, या synthesized food, they are synthesized food by another species, दूसरे species के थ्रू फूड सिंथेसाइज करते हैं
और फिर ये खाना लेते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम दूसरे भी स्पीसीज पर डिपेंड है, ठीक है ना। क्लियर। एनिमल सारे जितने सब दूसरे पे डिपेंड है, खुद खाना नहीं बनाते, इसलिए वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक। क्लियर है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल में बता दिया। एनिमल्स, सम प्लांट्स, फंजाई, इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हैं। अब बोलोगे प्लांट तो खुद बनाते हैं, तो देखिए कुछ हैं जो पूरे कम्प्लीटली खाना नहीं बना पाते, जैसे इंसेक्टिवोरस। उन्हें नाइट्रोजन के अमाउंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड सम माइक्रोब्स, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑब्लिक सैप्रोफाइटिक लिविंग विद एग्जांपल, ठीक है। अब अगर बात करेंगे सैप्रोफाइटिक में, तो वो स्पीसीज ना तो वो ऑटोट्रॉपिक है, ना तो वो, हालांकि ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटरोट्रॉपिक ही कह सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक का ही टाइप है सैप्रोफाइटिक। दीज आर लिविंग्स टेक अ फूड डेड एंड डेकेइंग मैटर। वो स्पीसीज जो डेड एंड डेकेइंग मैटर, सड़ी गली चीज़ों से क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। क्या लिखा हो, दीज लिविंग्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डेके ऑर्गेनिक मैटर, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल, ठीक है ना। जो जिस फूड को लेंगे हम, जैसे प्लांट, सड़ी गली प्लांट सड़ गया, तो प्लांट तो चूंकि शुगर के फॉर्मेट में है, उसे वो सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी के रूप में उसे क्या करेंगे, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और उसे फिर डिकम्पोज करके उसे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को वो इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो मेजरली फंगस आते हैं, मशरूम। आपने देखा होगा, आपकी अचार खराब हो जाता है, वहाँ मशरूम ग्रो अप हो जाते हैं। डस्टबिन वगैरह जहाँ रखा होता है कचड़े, वहाँ भी ये ग्रो अप कर जाते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों, नेक्स्ट, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस विथ रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेटिक की अगर बात करेंगे, अपने प्रोसेस 7th क्लास में, 6th क्लास में, ये छोटी क्लासेस में आपने जब देखा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से वो आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके सिंपल फूड मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में बदलते हैं, ठीक है। किसमें, ग्लूकोज में बदलते हैं, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा हुआ, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब जिसमें एनर्जी बनती है, कैटाबॉलिक मतलब जिसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है इन विच सिंपल फूड सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विथ यूज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन की बात करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में 6O2, ये हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो नेचुरल प्लांट्स में चलती रहती है कंटिन्यू हमेशा, तभी वो फूड बना पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, व्हाट इज रिस्पिरेशन विद रिएक्शन, ये या टाइप्स, ठीक है ना। रिएक्शन भी बताना है और टाइप्स भी बताने। देखिए रिस्पिरेशन की बात करेंगे, अब इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे वो क्या था, वो एनाबॉलिक था, एक कैटाबॉलिक है, ठीक है। हालांकि इसमें कैटा ना दोनों होता है ना, इसलिए इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मेटाबॉलिक डाइजेशन को बोलते हैं, लेकिन फिर भी रिस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस, ठीक है। बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल। आप जो खाना खाते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, माल्टोज है, लैक्टोज है, प्रोटीन है, ये फैट है, इनको सिंपल में कन्वर्ट करते हो, जैसे स्मॉल ग्लूकोज में, उसके अलावा फैट को ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में, और हाँ प्रोटीन को अमीनो एसिड में। इस तरीके से हम उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। किसके अंदर, रिस्पिरेशन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑप्शन दोनों हो सकता है, ठीक है। क्लियर। रिस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक sugar, fat, protein, organic
etc. broken down into simple substances like CO2 and H2O. ठीक है ना, क्लियर है? थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिलीज्ड एनर्जी दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। एनर्जी भी रिलीज होती है, आपको पता है 38 एटीपी बनती है। कितनी बनती है? 38 एटीपी। अगर आप इसकी बात करोगे रिएक्शन की तो कितनी एटीपी एनर्जी बनती है यहाँ पे? 38 एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। तो ये एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रोसेस से मिल करके बनती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? डाउट नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है? 2 एटीपी एनारोब में बनता है और बाकी 36 एटीपी इसमें बनती है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्या? इसके टाइप्स की। अच्छा, रिएक्शन की बात करें तो देखिए, ग्लूकोज आपने खाया, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए, और हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया? 6CO2 प्लस 6H2O में इसे कन्वर्ट कर दिया, ये ग्लूकोज को तोड़ दिया, और जो एनर्जी निकली वो 38 एटीपी, उसे हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, रिस्पिरेशन 2 टाइप का है, एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस होती है, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। इसमें 36 एटीपी बनते हैं, उसमें 2 एटीपी बनते हैं। टोटल मिला कितने हो जाते हैं आपके? 38 एटीपी। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इतना समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। धन्यवाद दोस्तों।